डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे सेक्शन ए का प्रश्न संख्या 1 से 25 तक का हल यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है, यानी इसे कैंसिल आउट कीजिए किसी भी समान संख्या से, अंश और हर को, जो बचेगा वो हमारा सरलतम रूप कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 92/115 में दोनों संख्या किस संख्या से विभाजित है, तो 23 से अगर हम कटाते हैं 92 को तो 4 बार में और 23 से 115 को 5 बार में, यानी कि इसका सरलतम रूप हमारे पास क्या मिल गया, 4/5। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आप लोग ओएमआर शीट पे ऑप्शन बी को कलर कर लेंगे इस तरह से सॉल्व करके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी दो परिमेय संख्या अगर लिया जाए तो उसके बीच कितना परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कैसे समझ लेते हैं एक छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए कि 2 और 3 दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, अनगिनत, अनंत। कैसे, देखिए कोई भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अगर निकालना रहता है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 3 5, 5/2। तो 2 और 3 के बीच में 5/2 एक संख्या मिला, परिमेय संख्या। अब फिर आपको एक बार 2 ले लेंगे, फिर एक बार 5/2 ले लेंगे और फिर जोड़ के दोनों से भाग दे देंगे, तो फिर इसके बीच में एक परिमेय संख्या ये आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस, जो नया संख्या आएगा फिर उसको इससे जोड़ेंगे, उसको इससे भी जोड़ सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम अनंत बार कर सकते हैं और हमें अनंत परिमेय संख्याएं मिल सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको 4 परिमेय संख्या ऑप्शन में दिया गया है, आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए एक तो भाग दे करके भी बताया जा सकता है, लेकिन भाग देने वाली प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और क्लास 10 में हमें बिना भाग दिए ही किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत होगा हम ये पता कर सकते हैं। तो वो नियम क्या है उसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक परिमेय संख्या है p/q के रूप में, जहां p और q सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य होना जरूरी है तभी ये नियम लागू होता है। तब अगर हम लोग q का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड का रूप 2 का पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, तब हम कहते हैं कि इस p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस रूप का आएगा। तो इस रूप का आने का मतलब कि q का जो भी संख्या रहेगा उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 भी आ जाए सिर्फ, 5 ना भी आए तो भी चलता है, और सिर्फ 5 भी आ जाए, 2 ना भी आए तो भी चलता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे 3 नहीं आ जाए, 7 नहीं आ जाए, 11 नहीं आ जाए। ये सब आ जाएगा तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चेक करके बारी बारी से कि कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 7/88। पहले तो चेक कीजिए कि यह सह अभाज्य है कि नहीं। यह सह अभाज्य है क्योंकि दोनों में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी एक के अलावा और किसी भी संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं होगा। तो इसे अगर हम p/q मान लेते हैं तो q क्या हो गया, 88 हो गया। तो 88 का अब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होता है। 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8 44, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 11। तो देख रहे हैं कि 88 के गुणनखंड में आपको क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। 2 तो सही था लेकिन क्या एक्स्ट्रा मिल गया, 11 मिल गया, जिसके कारण 11 जो मिल गया इसके कारण तब कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है।
क्योंकि q के गुणनखंड में क्या हम बताए हैं कि 2 और 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अलावा एक संख्या 11 मिल गया हमें, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। आपसे शांत पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं हम लोग। 13/210 को ये सहअभाज्य है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। तो 13 और 210 में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा और ये किसी से विभाजित नहीं है। चलिए इसे p/q मान लीजिए। तो q क्या हो गया 210। तो 210 का हम लोग अब गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 1 0 5, फिर 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, बच गया 1, 3 5 15, फिर 5 से 7 बार में। देखिए कि 210 के गुणनखंड में आप इतना लिखने का अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, हम लोग यहीं से देख लेंगे। हमें दिख रहा है कि 3 और 7 भी मिल गया है, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए था, तो इसीलिए ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन सी चेक करते हैं। 15/1600 पहले चेक करना है कि ये सहअभाज्य है कि नहीं। अभी ये सहअभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 कॉमन फैक्टर है, 15 में भी और 1600 में भी। तो हम लोग पहले 5 से कटा देते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से फिर 3 बार में, बच गया 1, 5 दूना 10 0, यानी इसे 3/320 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये सहअभाज्य है। अब देखिए तब p/q अगर माने तो q क्या हो गया 320। तो 320 का अब हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि 320 के गुणनखंड में केवल देखिए 2 आया और 5 आया, इसके अलावा तो और कोई संख्या नहीं आया। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी का भी इस तरह से कुछ अलग आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा 2 5 के अलावा, वो भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहीं मिल गया, हम लोग आगे चेक भी नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न ये है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। कोई भी एक बहुपद दिया गया और उसके शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कोई बहुपद ax² + bx + c के रूप का है तो इसके शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला ही होता है, बस उसी के हेल्प से हम लोग इसे बना सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है इससे c/a, यानी जो अचर पद होता है उसको लिया जाता है, और यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है बटे में उसे लिया जाता है। तो अगर इससे हम इस बहुपद को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हमें देखिए कि a की जगह पे क्या मिलेगा। यहाँ x² x के चर में बहुपद है, यहाँ y के चर में बहुपद है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको देखना है कि x² वाला और यहाँ y² वाला दोनों का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ a है और यहाँ d है, यानी कंपेयर करने पर हमें a के मान में क्या मिला, a का बराबर d मिला। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ ये अगर आपसे हम पूछें कि x का गुणांक यहाँ और यहाँ y का गुणांक कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ x का गुणांक b है और y का गुणांक स्मॉल b है, ये इसके बराबर आया। और अचर पद यहाँ पर क्या है c और यहाँ पर क्या है a है। अगर हम लोग कंपेयर किए तो इस तरह से हमें ये मिला। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a होता है। तो देखिए c के जगह पे क्या है, आपको इस बहुपद में a है तो a लेंगे, और a के जगह पे क्या है d है तो d। तो इस तरह से हमारा आंसर आया इस बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल a/d। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया आंसर। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। √18 का परमेयीकरण गुणांक है। इन चारों संख्या में से √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। देखिए परमेयीकरण गुणांक क्या होता है, यहाँ पर √18 आपको एक अपरिमेय संख्या दिया गया है और इसका परमेयीकरण गुणांक आपसे पूछा गया है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या का परमेयीकरण गुणांक
वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या होती है जिससे उसको गुना करने पर वह परिमेय बन जाए, यानी कि उसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। √18 का अगर आपको परिमेयीकरण गुणांक निकालना है तो हम लोग करते ये हैं कि 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो √18 को 2 गुना 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 3 का पेयर मिल गया, तो इसे हम लोग बाहर कर सकते हैं और ये हो गया 3√2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3 जो है, 3√2 को 3 गुना √2 लिख सकते हैं। 3 क्या है? परिमेय संख्या है, और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यही छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या है जिससे √18 को गुना करेंगे तो यह परिमेय बन जाएगा। कैसे? देखिए, √18 गुना √2 √36 हो जाएगा, और √36 का वर्गमूल 6 निकल गया, यह एक परिमेय संख्या बन गया। तो यही छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या है जो इसका √18 का परिमेयीकरण गुणांक कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इन चारों में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो देखिए 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या 1 और दूसरी वो संख्या स्वयं, तो इसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन में 1 को भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है 1, और कोई नहीं। जबकि अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। कितना? 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो देखिए 2 संख्या है, 1 2, जिसका 2 गुणनखंड है, 1 और संख्या 2, 1 से भी 2 विभाजित है और 2 से भी। 3 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और संख्या 3। लेकिन सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 ही है। अब बाकी सब इससे बड़ा होगा, 3 5 7 ये सब इससे बड़ी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि a बराबर BQ + R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो r का मान क्या होगा? चारों ऑप्शन में से r का मान b से ज़्यादा होगा, r का मान 0 से छोटा होगा, r का मान b से छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए ये जो आपको दिया गया है ये यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका है। ठीक है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही क्या होता है इसे समझ लीजिए थोड़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका क्या कहना होता है? इसका कहना होता है, देखिए कि यदि b से a को भाग दिया जाए, जहां a b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें भागफल के रूप में कोई एक संख्या मिलती है, और भाग देने के बाद BQ अगर घटेगा तो मान लीजिए यहाँ पर कोई शेषफल प्राप्त होता है जिसे r से सूचित किया जाता है। एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के रूप में, यानी a बराबर b गुने Q + R के रूप में। और r जो शेषफल होता है, शेषफल के बारे में बोला जाता है कि शेषफल का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा? हमेशा छोटा होता है। तो शेषफल के बारे में ये बात एकदम बिल्कुल सही है। आप कभी भी भाग दे करके चेक कर सकते हैं कि शेषफल या तो 0 होता है या 0 से बड़ा ही कोई संख्या आएगा, लेकिन जो भाजक होता है b, उससे हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये कह रहा है कि शेषफल भाजक से बड़ा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है 0 से छोटा, लेकिन यहाँ r जो है 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। r b से छोटा बोल रहा है, b से तो छोटा होगा, लेकिन उसके बारे में ये भी तो कहना चाहिए कि 0 से बड़ा होगा। b से छोटा तो 0 भी हो सकता है, 0 के बाद माइनस में भी जा सकता है, लेकिन r का मान, शेषफल का मान माइनस में कभी भी नहीं जाता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो ये भी बात अधूरा ही पार्ट है इसका, सिर्फ ये r = b वाला पार्ट इसका है,
लेकिन ये पार्ट इसमें छूट गया है, तो ये भी क्लियर एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर हमारा ये है, ये कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी चुनेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको 4 संख्याएं दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो अगर हम लोग चेक करें पहले ऑप्शन को देखिए कि 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं √7 है। देखिए 7 का तो पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है, तो ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √8 है, तो 8 का भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, इसीलिए यह भी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। अब बचा ऑप्शन डी। तो देखिए 6√5/√5 है, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा, और 6 जो है कैसी संख्या, परिमेय संख्या। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, p/q के रूप में ला दी हम लोग, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न यह है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है, यानी शून्यक की प्रकृति आपको बताना है, शून्यक निकालना नहीं है। यानी कि शून्यक कैसा होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। शून्यक का मतलब होता है कि इसे जब आप हल करेंगे तो x का जो 2 वैल्यू आएगा वही दोनों इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। लेकिन हमें वैल्यू निकालना नहीं है x का, सिर्फ प्रकृति बताना है। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, तो देखिए द्विघात समीकरण एक होता है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है। इसमें हम लोग d का मान निकालते हैं, d को डिस्क्रिमिनांट या हिंदी में विविधकर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का वैल्यू निकल जाता है, और d का वैल्यू अगर 0 आता है तो हम लोग कहेंगे, इस बहुपद के लिए बोलेंगे कि शून्यक बराबर तथा वास्तविक होंगे, ऐसा होता है कंडीशन पहला। दूसरा कंडीशन, अगर d का मान 0 से बड़ा है, कोई भी संख्या आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि शून्यक असमान तथा वास्तविक होंगे। असमान का मतलब एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक कोई संख्या होगा। और तीसरा कंडीशन होता है कि d का मान 0 से छोटा, यानी निगेटिव में कोई संख्या आ जाए, -1, -2, -10 कुछ भी, तब इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि शून्यक काल्पनिक, इसमें हो जाता है शून्यक काल्पनिक, असमान तथा काल्पनिक होंगे। यही 3 कंडीशन होता है, इसी से हम लोग शून्यक का प्रकृति बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना इसमें। तो देखिए x² + 12x + 35 को इससे कंपैरिजन कीजिए, ax² + bx + c से, और मुझे बताइए सबसे पहले कि a बराबर क्या आएगा। तो देखिए x² का गुणांक यहाँ a है, और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं होता है, तो 1 समझते हैं, तो a बराबर 1 आया। x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक 12 है, तो b बराबर 12 हो गया। और c यहाँ पर है, यहाँ पर 35 है, तो c बराबर हो गया 35। इस तरह से आपको a b c मिल गया इस बहुपद का। अब d निकाल लेंगे, d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac, तो b हो गया आपका 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, -4 गुना a की जगह पर 1, और c हो गया आपका 35। तो ये हो गया 12 गुना 12 144, -35 गुना 4 यानी कि 140। अब देखिए 144 में 40 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 कैसा संख्या, धनात्मक संख्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। इसका मतलब क्या है आपका कि d जो है 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया।
और डी जब 0 से बड़ा आ गया तो आप शून्य के बारे में क्या बोलेंगे कि असमान तथा वास्तविक। तो अब मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए असमान का मतलब एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक, तो दोनों धनात्मक ये तो नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक ये भी नहीं होगा, दोनों बराबर भी नहीं होगा, असमान आता है। और एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। असमान का मतलब यह है कि एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 4 संख्याएं आपको दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए रूट के अंडर में ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में देखिए रूट 121 है, तो 121 देखिए 11 का वर्ग है, 11 गुना 11 121 होता है, तो 121 का वर्गमूल हो गया 11, तो यह परिमेय संख्या हो गई। आगे देखिए 196, 196 का वर्गमूल होगा 14, क्योंकि 14 गुना 14 196 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इधर आते हैं रूट 27, तो रूट 27 को देखिए अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो रूट 27 का हो जाएगा वैल्यू 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 3 रूट में बच ही गया, और इसका अब ये पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है, यानी यही रूट 27 जो है अपरिमेय संख्या है। रूट डी 289 है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक है। यह एक आपको बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब इसको हल करके y का जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? शून्यक। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5y स्क्वायर माइनस 25 एक बहुपद दिया है, इसे सबसे पहले 0 के बराबर करके हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं। अब इसका हल करके हम लोग को y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमें 5y स्क्वायर को अगर इधर छोड़ दें, इधर माइनस 25 है, हम दाहिने तरफ अगर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस में 25 चला जाएगा, और इसके बाद y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5, 5 से ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 5, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है, और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y का हमें 2 वैल्यू मिला, एक +√5 और एक मिला -√5। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है आपका, ये है +√5 और ये है -√5, यानी ऑप्शन सी। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। तो देखिए एक द्विघाती बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 3 दिया है तथा गुणनफल -40 दिया है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं द्विघाती बहुपद? उसका एक सूत्र होता है। देखिए सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। शून्यकों का योग आपको 3 दिया है, तो मान लीजिए कि उस द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो इस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दे दिया? 3 दे दिया, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया -40। ये 2 बातें आपको दे दी गई हैं। तो द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला देखिए। द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 रख दिए यहाँ पर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -40। तो फिर अगले लाइन में x स्क्वायर माइनस 3x और ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस गुना माइनस -40। तो x स्क्वायर माइनस 3x -40, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है ये, तो ऑप्शन ए
आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। यानी ये जो दो समीकरण आपको दिख रहे हैं, यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों समीकरण का जो हल होगा कैसा होगा। इन दोनों का एक हल होगा कि दो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा या अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो हमें हल निकालना नहीं है, हल की प्रकृति बताना है कि कैसा हल होगा। तो उसके लिए रेशियो टेस्ट है हमारे पास, यानी अनुपात के रूप में हम वैल्यू निकालते हैं और उससे हम बता सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा। तो देखिए ये वाला टेस्ट है। जैसे कि दो समीकरण आपको इस तरह से स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में दिया रहता है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो हम अनुपात निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। और उसके बाद देखते हैं यदि पहला केस, यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो हम कहते हैं कि इन समीकरण के अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। नंबर 2, a1/a2 का मान बराबर हो b1/b2 के और वो बराबर हो c1/c2, यानी तीनों का अनुपात बराबर होगा। तो इस केस में कहते हैं कि इन दोनों समीकरण के अनेक हल होंगे। और तीसरा केस, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझ निकाल के देखते हैं क्या आता है इसका हल। तो पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। x + 2y = 4 है और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 8। इसे स्टैंडर्ड रूप में चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, x + 2y, ये 4 इधर प्लस में है, बाएं तरफ लाएंगे माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा 0। और दूसरा समीकरण 2x + 4y, 8 इधर प्लस में है, माइनस में आया, इधर आया और ये यहाँ पर बच गए 0। ये देखिए अब इस तरह के दो समीकरण के रूप में बन गए। तो अगर हम इन दोनों समीकरण का इससे कंपेयर करें तो देखिए a1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, x का कोई भी गुणक नहीं है, तो क्या है, 1 है, यानी कि a1 1 है। ठीक है, अगर b1 बोले, यानी y का गुणक क्या होता है b1, तो b1 कितना है, 2 है। और c1 निकालें तो ये वाला -4 आ गया। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाले समीकरण को सेकेंड से कंपेयर कीजिए। तो x का जो गुणांक है यहाँ a2 है और यहाँ 2 है, तो a2 का मान 2 आया। y का गुणांक देखिए, यहाँ b2 है, यहाँ 4 है, तो b2 बराबर 4 आया। और c2 बराबर क्या आ गया, यहाँ से c2 और यहाँ -8। अब निकाल लीजिए सबसे पहले a1/a2 का मान, यानी 1/2 आया। फिर निकालिए b1/b2 का मान, तो b1/b2 क्या आया, देखिए 2/4, 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो गया, यानी 1/2 ही आया। और c1/c2 भी निकाल लेते हैं अब हम लोग, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है। तो -4/-8, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से दो बार में 8, यानी 1/2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 का भी मान 1/2 आया, b1/b2 का भी मान 1/2 आया और c1/c2 का भी मान 1/2 आया, यानी तीनों क्या हुआ, बराबर हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, बराबर हो गया c1/c2 के। और ऐसा कंडीशन जब तीनों बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, अनेक हल होंगे इसके। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी, अनगिनत हल। वही बात हुआ, अनेक हल या अनगिनत हल। तो चलिए ऑप्शन डी हो गया आंसर हमारा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। यहाँ पर देखिए b है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको एक बहुपद x² + ax - b के शून्यक कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो आप मान लीजिए कि माना कि शून्यक अल्फा तथा 1/α है।
व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा लिए तो 1/अल्फा लेंगे, उसका उल्टा लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला हमें पता है द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण में कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, और c/a का मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपने क्या माना अल्फा और 1/अल्फा, तो अल्फा गुना 1/अल्फा कर लिए, और बराबर होगा c/a यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखिए अचर पद क्या है, ये सबसे लास्ट में जो संख्या रहता है उसी को अचर पद बोलते हैं। यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी अचर पद हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए जो होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, ये वाला ए आपको नहीं समझ लेना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो फॉर्मूला में होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो हम लोग एक ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर 1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और इधर माइनस बी, ठीक है। यहाँ के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना माइनस बी, और 1 गुना 1 1, और b बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस से अगर चाहे तो दोनों तरफ गुना करेंगे, ये माइनस है इधर माइनस माइनस प्लस, तो इधर b बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, किसी भी वृत्त को अगर व्यास के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो ये 2 पार्ट में बट गया, देखिए ऊपर और नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों अलग अलग अर्धवृत्त कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वो समझ लेते हैं कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, तो अर्धवृत्त का भी कोण 180 डिग्री हो गया। लेकिन नहीं, ये हुआ क्वेश्चन कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तब आपको जवाब देना है कि 180 डिग्री। लेकिन सिंपली आपसे अगर पूछा गया कि अर्धवृत्त का कोण होता है क्या होता है, तब आपका जवाब 180 डिग्री नहीं रहेगा। तब समझिए कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण मतलब कि अगर अर्धवृत्त के व्यास से अर्धवृत्त पर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो ये त्रिभुज का यहाँ पर शीर्ष पर जो कोण बना, यानी अर्धवृत्त पर जो कोण बना, इसी को बोला जाता है अर्धवृत्त का कोण, और ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। किसी भी अर्धवृत्त में आप ले लीजिए, अगर व्यास को त्रिभुज की एक भुजा मानते हुए अगर अर्धवृत्त पे आप एक त्रिभुज इस तरह से बनाते हैं कहीं पर भी, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न 16 ये है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहता ही नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन सिर्फ दिया रहता है, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी मूल की प्रकृति आपको बताना है। किस कंडीशन में, ये 4 कंडीशन आपको दिया गया है, कौन सा कंडीशन होगा तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए मूल की प्रकृति के लिए हमें विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि मूल कैसा होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है नियम, सॉल्यूशन अगर करें हम लोग तो d को ही विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और इसका वैल्यू ही होता है b² - 4ac, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास है कि यदि d 0 से छोटा यानी निगेटिव हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं, तब मूल काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल काल्पनिक हो
जाते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाता है कि d का मान 0 से कम यानी निगेटिव में कोई संख्या आता है तो मूल जो है वास्तविक नहीं रह के काल्पनिक हो जाता है। तो ये कंडीशन का मतलब यही हुआ, d का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। देखिए ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है या निगेटिव है, तो मूल इसमें क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक होने का मतलब वास्तविक नहीं होना, तो ये यही वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा इन चारों में से। तो अल्फा बीटा आपको बता दिया गया कि इस समीकरण द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है, तो आपको इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, आपको जो समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसको कंपेयर कीजिए, इसकी तुलना कीजिए किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसकी तुलना अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, देखिए तुलना करते हैं ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है, तो a बराबर हमें मिल गया 2। अब जैसे x का गुणांक b होता है, यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस है, कुछ नहीं है संख्या तो 1 लेंगे हम लोग, तो b बराबर हो जाएगा -1। और c यहाँ पर जो कांस्टेंट है लास्ट में अचर संख्या, और यहाँ पर क्या है -6। तो तुलना किए तो हमें a बराबर 2 मिला, b बराबर -1 मिला और c बराबर -6 मिला। अब हमें पता है द्विघात समीकरण में अगर अल्फा तथा बीटा इसके मूल हैं तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। अब देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 रख लेंगे, और a का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। ये मिला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा अब निकाल लेंगे, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या है आपका यहाँ -6 और a क्या है 2, 2 से 3 बार में कैंसिल हो गया, क्या बचा -3 बचा अल्फा इंटू बीटा। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का। तो देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए अल्फा बीटा लॉसा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, एक ही चीज़ है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पहले ही निकाल के रखे हुए हैं 1/2, यहाँ पे रख दिए बीटा प्लस अल्फा की जगह पे 1/2। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए क्या निकाल रखे हुए हैं -3। -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/2, इसे पलट देंगे तो गुना हो जाएगा 1/-3, और ये 1 इंटू 1 1 और 2 गुना -3 -6, माइनस को आप लोग ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका -1/6। ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे -1/6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 18 डॉट 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 का 21वां पद, ये समांतर श्रेणी आपको दिया गया और इसका 21वां पद आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, nवें पद का फॉर्मूला लगा के हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। आपसे 21वां पूछे, 22वां पूछे, 50वां पूछे, 60वां पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में समांतर श्रेणी लिख लेते हैं -3 4 11 18 और इसके बाद डॉट डॉट है, मतलब आगे बढ़ता गया है। सबसे पहले यहाँ पहला पद जिसे हम लोग a से सूचित करते हैं, तो पहला पद क्या है -3 है। सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर को d से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर कैसे निकलता है, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद करने से। तो दूसरा पद 4 है, उसमें घटा देंगे पहला पद को -3 को,
तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 7। 7 क्या निकल गया आपका, डी निकल गया सारवंत। अब आपसे पूछा गया है 21वां पद, तो सबसे पहले एनवां पद का फॉर्मूला लिख लीजिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन के जगह पर 21 रख दीजिए, 21वां पद पूछा है तो। ए का वैल्यू -3 है, जोड़ एन का वैल्यू 21 रख देना है, -1 गुना डी, और डी क्या है आपका 7 है। तो -3 जोड़ 21 में 1 घटा देंगे 20, 20 गुना 7, -3 जोड़ 20 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 140, 140 प्लस में है, 3 माइनस में घट जाएगा और 137 आएगा। यही आपका आंसर हुआ 21वां पद। तो ऑप्शन डी में 137 दिया गया, इसे हम लोग कलर कर देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 ये है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए आपको 4 समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a b c कोई भी वास्तविक संख्या होती है और a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस स्क्वायर वाला टर्म एकदम मौजूद रहना ही चाहिए द्विघात समीकरण में। और x bx प्लस c इस रूप का अगर कोई भी आपको समीकरण दिख रहा है तो उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हमें जो चारों दिया है, देखिए कि इसमें हल करके आपको देखना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। अगर आपको ऑप्शन ए लेकर के चला जाए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है x माइनस 1 का होल क्यूब, इसे चेक करना है। तो देखिए यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमें। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस पर इसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, बाकी इधर अभी रहने देते हैं लेफ्ट साइड में। तो a के जगह पे क्या है, x है, तो x क्यूब हो गया। और b के जगह पे देखिए यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 1। अब फिर से उसे हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को भी छोड़ देंगे हम लोग, एक्स क्यूब हो गया, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब 3 इंटू एक्स इंटू 1 3x, और 3x को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 3x को -1 से करना है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x को 1 से किए तो 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है। अब जितना चीज़ इधर आया है सबको आपको बाएं तरफ ले आना है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। दाहिने तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा, सबको हम लोग बाएं तरफ ले आए। अब जो जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल करेंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। एक्स क्यूब यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस में है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, बच जाएगा 2x स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए x वाला टर्म माइनस 3x बचा, और यहाँ प्लस 1 बचा, इतना बराबर 0 बचा। तो इसे अगर मिलाइए आप तो ये देखिए एकदम एग्जैक्ट इस फॉर्म में आ गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसे आ गया है देखिए, और भी अगर समझना है डिटेल तो इसका 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 3x को आप प्लस माइनस 3x ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और प्लस 1 बराबर 0। अब इससे कंपेयर करें तो देखिए a के जगह पे 2 हो गया, प्लस bx यानी प्लस b के जगह पे -3 और c बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण हो गया, हमारा आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया। तो यही हो गया, बाकी हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करके जानना चाहते हैं कि बी सी डी क्यों नहीं है तो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करेंगे, हम उसे भी समझा देंगे कि वो क्यों नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 20 ये है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 फिर डॉट 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 है, मतलब इसी तरह से चलते जा रहा है, का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए ये पद, प्रत्येक बाद वाला पद में कुछ घट रहा है।
80 में 4 घट के 76 आया, 76 में 4 घट के 72 आया, 72 में 4 घट के 68 आया। इसी तरह घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि शून्य भी होगा। तो कौन सा पद ऐसा, कौन से पद में शून्य हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, nवें टर्म के फॉर्मूले से ही इसको भी निकाल लेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है उसे लिख लिया जाएगा, 80, 76, 72, 68। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ए बताइए, ए बराबर क्या है, पहला पद यानी कि 80 हो गया। फिर डी निकाल लीजिए, सारवंतर, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 हो गया 76 दूसरा पद यानी, और घटाओ पहला पद, 76 में 80 घटा देंगे हम लोग, क्या मिल गया, -4, यानी डी का वैल्यू क्या मिल गया, -4। अब इस तरह से कहेंगे कि माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। nवां पद क्या मान लेते हैं हम लोग, शून्य। इसका मतलब nवां पद an होता है, और an बराबर क्या मान लिए हम लोग, 0। अब यहाँ से n का मान निकालना है। n का मान जो आएगा वही पद हमको लोग कहेंगे कि वही वाला पद शून्य हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर 0 है, a का वैल्यू आपको रख देना है यहाँ से 80, n का वैल्यू निकालना है तो n रहेगा, और d का वैल्यू आपको -4 रख देना है यहाँ, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये दो पद हो गया, प्लस से सेपरेट है, तो ये 80 इधर प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -4 बराबर, ये 80 इधर ला दिए तो माइनस में आ गया 80। अब देखिए आगे, n माइनस 1 को हम लोग इधर छोड़ देते हैं अभी, बराबर ये -4 गुना में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो -80 में -4 से भाग लग जाएगा, ये इधर चला गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 20 बार में कट गया, तो n माइनस 1 बराबर आया 20। तो n बराबर, ये इधर माइनस में है एक, उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो 20 जोड़ 1 यानी कि 21। इसका मतलब क्या समझे कि इस एपी का 21वां पद शून्य होगा। तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है 21वां दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि सार्वअंतर क्या होगा। ये समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया है, मतलब इसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, यानी कि nवां पद भी इसे कह सकते हैं। तो हम लोग को समझ लीजिए कि nवां पद यानी an बराबर ही दे दिया है 6 - 4n, इसी को हम लोग जनरल टर्म यानी सामान्य पद कहते हैं। इसी के हेल्प से आपको सार्वअंतर निकालना है। तो देखिए सार्वअंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, अगर ये करते हैं तो सार्वअंतर मिल जाता है हमें। तो दूसरा पद और पहला पद ज्ञात कर लीजिए, फिर उसको घटा लेंगे तो हमें सार्वअंतर निकल जाएगा। तो देखिए कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और बोलिए कि समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में n की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1। तो देखिए क्या होगा, n के जगह पे 1 रख दिए तो 6 माइनस दाहिने तरफ भी जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे, यानी 6 - 4 गुना 1 4 यानी 2, यानी कि पहला पद 2 निकल गया। क्लियर। अब उसी तरह से फिर हम समीकरण 1 में, इसी में n बराबर 2 रखिए, 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो एक जगह पे देखिए यहाँ n है तो n के जगह पे 2 हो गया, तो 6 - 4 गुना 2 हो गया यहाँ, तो 6 - 8 यानी कि -2 मिल गया। दूसरा पद क्या मिल गया, -2। तो एपी का दूसरा पद भी मिल गया और पहला पद भी मिल गया। तो अब हमें सार्वअंतर बताना है। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 होता है। A2 आपको देखिए -2 मिल गया है और -A1 कितना मिल गया है, 2। तो -2 - 2 कितना हो गया, -4। यही हमारा आंसर हो गया सार्वअंतर। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि निम्नलिखित में
कौन समांतर श्रेणी है। आपको 4 देखिए संख्याओं की सूची दी गई है और आपको चेक करके बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो कैसे चेक किया जाता है संख्याओं की सूची का कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में तीसरे को घटाएंगे। इस तरह से घटाने के बाद अगर डिफरेंस समान आ गया, अंतर समान आ गया, तो कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है, और नहीं तो नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो -2, 4, -6 और 8 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा पद घटा पहला पद अगर करते हैं तो 4 -2 ये हो गया 4 + 2 = 6। फिर तीसरे पद में दूसरे पद को घटाते हैं, तीसरा पद यहाँ पर -6 है और इसमें घटाते हैं 4 को, तो ये हो गया -10। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका डिफरेंस क्या आ गया था 6, और तीसरे में जब दूसरे घटाए तो क्या आ गया -10, दोनों बराबर नहीं आया। तो यह वाला समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा अगर अंतर एक समान नहीं आया तो। अब जैसे बी में तो कभी नहीं आएगा, स्क्वायर में ये घटाएंगे या क्यूब में। चलिए सी को चेक कर लेते हैं। सी में आपको दूसरा पद घटा पहला पद करते हैं। दूसरा पद है 1/2, उसमें घटा देते हैं 3/2, तो 2 LCM हो गया 1 - 3 यानी कि -2/2 यानी कि क्या आ गया, -1 आ गया। उसी तरह से तीसरा पद घटाओ दूसरा पद करके देख लेते हैं। तो तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तीसरा पद है -1/2 और इसमें दूसरा पद घटा देंगे 1/2, 2 LCM -1 और -1, -2/2 ये भी कट के क्या आ गया, -1 आ गया। अब चलिए एक और है, तीसरा पद, चौथा पद घटा तीसरा पद, ये करके देख लेते हैं। तो A4 - A3, तो A4 है -3/2, इसमें घटा देना है हमको -1/2 को, यानी ये हो जाएगा -3/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर 2 LCM हुआ, तो -3 + 1 यानी कि -2/2, और ये भी कट के आ जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका भी अंतर -1 आया है, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाने से -1 आया है, चौथे पद में तीसरे पद को घटाने से -1 आया है, यानी कि अंतर क्या आया, समान आ गया है। इसीलिए यह वाले संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 ये है कि मूल बिंदु के नियामक है, यानी मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए मूल बिंदु क्या होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ एक्स का भी कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यहाँ 2 त्रिभुज दिया हुआ है कि दोनों कैसा है, समरूप त्रिभुज है, तथा QR/BC यानी कि इसका भुजा लिया गया है QR त्रिभुज PQR का, और ABC से BC भुजा लिया गया है, और दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 2/3, यानी 2:3 में है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक नियम होता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। कैसे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका भुजा देखिए QR ले लें,
और इसका भुजा BC ले ले, तो इसी के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो चलिए देखिए QR बाय BC का मान आपको भी दे दिया है सवाल में ही 2/3, तो QR बाय BC का मान 2/3 रख दिए और स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया 4/9। तो हमारा ऑप्शन ए ही है, ये सही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि दी गई आकृति में x का मान है। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, देखिए इस तरह से, यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है PQR, और यहाँ पर x लिखा हुआ है। इस x का वैल्यू आपको बताना है कि कितना डिग्री होगा। यहाँ पर जो कोण बना है x, वो कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग त्रिभुज PQR में चलते हैं, त्रिभुज PQR में पहले आप कोण R का मान निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना, 180। कोण P का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण Q का वैल्यू 50 डिग्री रख दिए। कोण R का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ के उधर से घटा देंगे, तो 6 5 11, 110 डिग्री इधर घट जाएगा, तो क्या निकल गया, 70 डिग्री। यानी कोण R आपका कितना निकल गया, 70 डिग्री। अब देखिए 70 के ही बराबर तो x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस नियम से हम लोग बोल सकते हैं x बराबर कोण R बराबर 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।